मैं अजय कुमार नंदा, लेक्चरर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल धनेटा, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर। आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में बात करेंगे। प्यारे बच्चों, ये टॉपिक आपके लिए नया है पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। जहां कहीं समझ में ना आए वहां दोबारा से देखें और इसे पूरा समझने का प्रयास करें। पहले समझते हैं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता क्या है। हमें पता है कि किसी एटम में द इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड एंड द प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। और जब इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है, सो प्रोटॉन अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन। इन दोनों के बीच में देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम्स। अगर मैंने इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है, इफ आई हैव टू टेक दिस इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम द अट्रैक्शन ऑफ दिस न्यूक्लियस, बाहर लेके जाना है, तो सम एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो मुझे बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन इज बीइंग अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस बिकॉज न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है। अगर इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो उसके लिए जो एनर्जी हमें चाहिए, दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब बिकॉज हमने इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के पुल से, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से बाहर लेके जाना है, तो जितनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी, greater the pull of the nucleus harder will be to pull the electron away। जितनी ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी उतना ये इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, और जितना इस इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए। पूरे का पूरा लेक्चर इसी बात पर बेस्ड है कि जितनी न्यूक्लियस की फोर्स ज्यादा होगी उतना इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा। जितना इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा उतनी ज्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, मींस उतनी ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी। सो ग्रेटर द पुल ऑफ द न्यूक्लियस, मोर विल बी द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ग्रेटर द पुल ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जितनी ज्यादा उतनी ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये बात हमें ध्यान में रखनी है थ्रू आउट द वीडियो। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ये ध्यान रखें, द एटम शुड बी इन द आइसोलेटेड स्टेट, इट शुड बी इन द गैसियस स्टेट। जैसे अगर सोडियम एटम है, मैं यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता हूं, इट विल बिकम सोडियम आयन Na पॉजिटिव प्लस दिस इलेक्ट्रॉन। इसके लिए जो एनर्जी देनी पड़ी मुझे, यहां जो एनर्जी मैंने दी, दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सेम इज द केस विद एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में से इलेक्ट्रॉन निकालना है, जो एनर्जी हमें देनी पड़ी, दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। पर यह ध्यान रखें, इट शुड बी इन द गैसियस स्टेट। एटम शुड बी आइसोलेटेड, सबसे अलग होना चाहिए, और गैसियस स्टेट में होना चाहिए। अगर एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है, देन इट इज कॉल्ड सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एक और निकालना है, देन इट इज कॉल्ड थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एक और निकालना है, द फोर्थ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सो दीज आर कॉल्ड सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पीज। पहला इलेक्ट्रॉन निकालने की द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, बाकियों को वी कॉल देम सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पीज। Now what affects ionization enthalpy? Ionization enthalpy डिपेंड किस किस बात पर करती है? ये 5 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। वन इज एटॉमिक साइज, न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग इफेक्ट, पेनिट्रेशन इफेक्ट एंड सिमेट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आयोनाइजेशन एंथैल्पी जिन 5 चीजों पर डिपेंड करती है, दे आर एटॉमिक साइज, न्यूक्लियर चार्ज,
शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट, पेनिट्रेशन इफेक्ट एंड सिमेट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक एक करके इन फैक्टर्स की बात करते हैं। द वेरी फर्स्ट वाज एटॉमिक साइज। अब इन दो एटम्स को देखें। हियर द एटॉमिक साइज इज स्मॉल इन केस ऑफ लिथियम एंड इन केस ऑफ सोडियम द साइज इज अ बिट लार्जर, बिगर है। अगर मैं बाकी सारे फैक्टर्स को छोड़ दूं तो जैसे जैसे साइज बढ़ा तो डिस्टेंस ऑफ द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस वो भी तो बढ़ा, डिस्टेंस भी तो बढ़ा। जब आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये वीक होती जाएगी। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बिकम वीक। जहां साइज बहुत छोटा है, न्यूक्लियस के नजदीक है इलेक्ट्रॉन, फोर्स इज अ स्ट्रॉन्ग। दूर हुआ फोर्स वीक हुआ, यहां और दूर हो गया फोर्स वीक हो गया। तो मैंने पहले ही कहा था कि जहां पे फोर्स स्ट्रॉन्ग होगी वहां इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। सो इट विल हैव हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सी द वैल्यू, इट इज 519। यहां पे कम होगी 494, यहां और कम होगी बिकॉज इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाता गया। सो सिंपल इज, जितने ज्यादा बड़े एटम्स होंगे उनमें द इलेक्ट्रॉन्स आर फार अवे और उनको निकालना आसान है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनमें कम होती जाएगी। सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। साइज बढ़ेगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी घटेगी। लार्जर द एटॉमिक साइज, स्मॉलर विल बी द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो ध्यान रखें, साइज से उल्टा है। सेकेंड वेक्टर, न्यूक्लियर चार्ज। You take the case of hydrogen and helium. Here the nuclear charge is +1. There is only one proton in the nucleus. Here the charge is +2 because there are two protons in the nucleus. अब जब 1 प्रोटॉन है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, जहां पे 2 है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी सो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा। इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड। सो जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज उतनी ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सी द वैल्यूज, इट इज 1310 हियर, इट इज 2370 हियर। सो एज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, ionization enthalpy also increases. It is directly proportional to nuclear charge. It was the second vector. The third vector was shielding effect or screening effect. इस पे एक अलग से वीडियो में डालूंगा कि स्क्रीनिंग इफेक्ट होता क्या है। यहां मैं थोड़ा आपको समझा दूं। न्यूक्लियस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है। जैसे हीलियम का केस है, द न्यूक्लियस अट्रैक्ट्स दिस इलेक्ट्रॉन। अब जब लिथियम की बारी आती है तो लिथियम में न्यूक्लियस अट्रैक्ट्स दिस आउटर इलेक्ट्रॉन बट दिस इनर इलेक्ट्रॉन्स, ये जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बीच में आके इस अट्रैक्शन को कम करते हैं। दे आर हियर, वो इस अट्रैक्शन को कम कर देते हैं। दे शील्ड दिस इलेक्ट्रॉन, दे स्क्रीन दिस इफेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियर अट्रैक्शन। मतलब ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो पूरी की पूरी फोर्स, जिस फोर्स के साथ न्यूक्लियस को इसे अट्रैक्ट करना चाहिए था, वो उतनी फोर्स नहीं रखने देते हैं। बीच में दे एक्ट एज अ वॉल, वो दीवार का काम करते हैं, वो शील्ड का काम करते हैं, स्क्रीन का काम करते हैं। दिस इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट। सिंपल सी बात है कि जितना फोर्स होना चाहिए था बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे उतना नहीं हो पाता ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स। इनर इलेक्ट्रॉन्स फोर्स को कम करते हैं, उसके बीच में रुकावट पैदा करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब जितना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा, जितना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा तो यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम पहुंचेगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम पहुंचेगी तो इस इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव कर सकते हैं। सो स्क्रीनिंग इफेक्ट रिड्यूसेस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड हेंस द आउटर इलेक्ट्रॉन्स कैन बी रिमूव्ड इजीली। तो जितनी ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगी उतना इलेक्ट्रॉन इजीली निकलेगा, उतनी कम एनर्जी चाहिए। सो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। द नेक्स्ट फैक्टर इज सिमेट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी सिमेट्रिकल है। हम लोगों ने पढ़ा है कि जब कभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट शेल की हाफ फिल्ड होती है
ये फुली फिल्ड होती है देन दे आर मोर स्टेबल। जैसे P3 और P4 में देखो तो P3 इज मोर स्टेबल बिकॉज इट इज हाफ फिल्ड। P6 कंप्लीटली फिल्ड, बहुत ज्यादा स्टेबल है। जब कभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमेट्रिकल होगी, हाफ फिल्ड है फुली फिल्ड होगी, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। इन दैट केस द आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज हायर। सो another factor was the ionization enthalpy is rather higher than the expected value in case of half filled and completely filled orbitals. So ionization enthalpy is directly proportional to the stability of electronic configuration. You see the case here, the electronic configuration कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन की अगर देखें तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी यहां पे कितना है, इट इज 1000 नियरली, इट इज 1400, इट इज 1300। नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज्यादा हो गया, 800 है, 1000 है, इट शुड हैव बीन 1200, ये 1300 होना चाहिए था, पर ये 1400 है, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज्यादा है। 800, 1000, 1200, 1300, 1600 इस तरह से बढ़ रहा है। नाइट्रोजन में एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज्यादा है। अब ये क्यों है? बिकॉज नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इट इज P3 हाफ फिल्ड है, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब नियोन में आप देखें 1600 से सीधा 2000 हो गया, 400 की इंक्रीज है, बाकियों में लगभग 200 और 300 की इंक्रीज थी, ये बहुत ज्यादा इंक्रीज है। रीजन इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, p ऑर्बिटल इज कंप्लीटली फिल्ड। यू कम टू द केस ऑफ फास्फोरस, 700, 1000, 999, ये वैल्यू 1011, ये 999, ये सल्फर हैज लेसर वैल्यू देन फास्फोरस। रीजन इज फास्फोरस हैज हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल, इट इज P3। ऑर्गन 1200 से सीधा 1500, द रीजन इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इट इज P6। सो जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीटली फिल्ड होगी या स्टेबल ज्यादा होगी, हाफ फिल्ड होगी, तो वहां पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। You can see the case here also. In case of beryllium, it is 1s2, 2s2. It is 900. 520, 900, then it is 800. See that case here. तो नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज्यादा है, क्यों ज्यादा है? बिकॉज नाइट्रोजन में p ऑर्बिटल इज हाफ फिल्ड। फास्फोरस की सल्फर से ज्यादा है, क्यों ज्यादा है? बिकॉज इट इज हाफ फिल्ड। बेरिलियम की बोरोन से ज्यादा है बिकॉज s ऑर्बिटल इज कंप्लीटली फिल्ड हियर। ऑर्गन में देयर इज अ सडन इंक्रीज, बहुत ज्यादा होगी एकदम से, बिकॉज p ऑर्बिटल इज कंप्लीटली फिल्ड। नियॉन में एकदम से ज्यादा होगी, फ्लोरीन से बहुत ज्यादा बढ़ी, दिस इज ड्यू टू द कंप्लीटली फिल्ड p ऑर्बिटल। तो जितनी ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी उतनी ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी। अनदर इज द शेप ऑफ द ऑर्बिटल, दैट इज पेनिट्रेशन इफेक्ट। ऐसा देखा गया है कि s ऑर्बिटल इज मोर क्लोज टू द न्यूक्लियस, p उससे थोड़ा दूर है, d उससे ज्यादा दूर है, f उससे ज्यादा दूर है। जितना न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक होगा s ऑर्बिटल, जैसे अगर मैं बात करूं 3 में, 3s, 3p एंड 3d, 3s ऑर्बिटल का पेनिट्रेशन इफेक्ट बहुत ज्यादा है, ये न्यूक्लियस के बिल्कुल अंदर तक है, ये उसके बाद है, ये उसके बाद है। तो इलेक्ट्रॉन निकालना यहां से ज्यादा आसान है, फिर यहां से, फिर यहां से। तो इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड कि जितना पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा होगा, जितना डीप इलेक्ट्रॉन होगा, उतना उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, उतनी ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी चाहिए। सो s ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, p में उससे कम, d उससे कम एंड f में उससे भी कम। सो दिस वर द फैक्टर्स जिन पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करती है। अब अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल में वेरिएशन देखें, इसी एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस ए पीरियड, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, 500 है, यहाँ पे 900, फिर 800, 1000। अगर इन एक्सेप्शंस को आप छोड़ दें तो इट शुड हैव बीन 500, इट शुड हैव बीन समवेयर 650, ये 800, फिर ये 1000, फिर ये 1200 होता, ये 1300 होता। मींस इट इज इंक्रीजिंग एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब ये क्यों बढ़ रही है? बिकॉज हमने पहले ही पढ़ा कि साइज जैसे जैसे घटेगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी, और पीरियोडिक टेबल में साइज घटता है। So ionization enthalpy increases from left to right because the size decreases. अब डाउन द ग्रुप आप देखिए,
it is nearly 1000, nearly 500, it is 495, less than 500, it is 418, 403, sorry. So as we move down the group, जैसे जैसे हम लोग नीचे जा रहे हैं, तो it is decreasing. See another case here. It is 900, 737, 590, it's 550, 502, 509. It is decreasing as we move down the group. So ionization enthalpy decreases as we move down the group because the atomic size increases. Ionization enthalpy is inversely proportional to atomic size. जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज बढ़ता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी घटेगी. अक्रॉस द पीरियड जैसे आप जाते हैं तो साइज घटेगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी. You can see the values in the periodic table here. जरा एक एक एटम की बात करता हूं मैं. हाइड्रोजन, सी हियर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन इज 1s1. अगर मैं ग्राफ पे प्लॉट करूं, दैट्स आयनाइजेशन एंथैल्पी इज हियर समवेयर 520. इन केस ऑफ हीलियम इट इंक्रीजेस शार्पली, एकदम से बढ़ गई, इट इज हियर बिकॉज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल हियर. अब लिथियम में आप आ जाइए, यहाँ पे 2-3 फैक्टर काम किए. एक तो अब स्क्रीनिंग इफेक्ट शुरू हो गया क्योंकि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन थे. दूसरा यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में, इसको रिमूव करना बहुत आसान है. तो आयनाइजेशन एंथैल्पी में देयर इज अ शार्प डिक्रीज हियर. उसके बाद आप बेरिलियम पे आ जाइए. इट इज 1s2, 2s2. s2 स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक एकदम से बढ़ा है. बोरोन उससे कम हुआ बिकॉज इट इज 2p1. इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है. उसके बाद कार्बन बढ़ेगी, साइज घटेगा तो 2s2, 2p2. इन केस ऑफ नाइट्रोजन और ज्यादा बढ़ा बिकॉज p ऑर्बिटल इज हाफ फिल्ड. नाइट्रोजन में वैल्यू ज्यादा है, p ऑर्बिटल इज हाफ फिल्ड. नाइट्रोजन से ऑक्सीजन में कम होगा, p ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हियर. देन अब फ्लोरीन में आप देखिए, देयर इज अगेन इंक्रीज बिकॉज साइज डिक्रीजेस. नियॉन में और ज्यादा बढ़ गया बिकॉज इट इज कंप्लीटली फिल्ड p ऑर्बिटल, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक गैस कॉन्फ़िगरेशन. देयर इज अ शार्प डिक्रीज इन केस ऑफ सोडियम. सोडियम में बिल्कुल, क्योंकि s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, साइज फिर से बढ़ा, अल्कली मेटल है, फिर साइज घटा, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, s ऑर्बिटल इज कंप्लीटली फिल्ड, बढ़ गई वैल्यू. तो इस तरह से इस ट्रेंड को अगर हम देखें तो ये है, बढ़ा फिर यहां पे घटते धीरे धीरे बढ़ता जाएगा. ये एक्सेप्शन है मेरे पास, ये दूसरा एक्सेप्शन है. इट वाज लिथियम, बेरिलियम इज एन एक्सेप्शन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन इज एन एक्सेप्शन, ऑक्सीजन है, फिर फ्लोरीन है, नियॉन नोबल गैस में बहुत ज्यादा है. देन ये यहां से फिर नेक्स्ट पीरियड शुरू हुआ. इट इज सोडियम, इट इज मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, देन इट इज फास्फोरस, सडन इंक्रीज, हाफ फिल्ड. तो ये जो वैल्यूज में जहां पे एक्सेप्शंस हैं वो क्यों हैं? ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इनको आपने विशेष ध्यान में रखना है. नो व्हाट इज सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी? सक्सेसिव मैंने पहले ही कहा आपसे कि जब आपने एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, देन वी कॉल इट सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी. जब इलेक्ट्रॉन्स को एक से ज्यादा ही निकालना है. अब सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? इट इज एक इलेक्ट्रॉन आप निकाल चुके हैं, यू हैव गॉट यूनी पॉजिटिव आयन, Na पॉजिटिव. आप इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे हैं टू मेक इट Na2 पॉजिटिव. यूनी पॉजिटिव आयन में से जब आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, दैट इज कॉल्ड सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी. सी हियर, Na पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन निकाला टू बिकम Na2 पॉजिटिव, देन द एनर्जी रिक्वायर्ड इज कॉल्ड सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी. Al पॉजिटिव से Al2 पॉजिटिव, इट इज सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी. जरा आप ध्यान ये रखें कि जब आप आयन में से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो इसकी वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी. ये हमेशा ज्यादा होगी. क्यों ज्यादा होगी? बिकॉज पहले अगर आप बात करें सोडियम के केस में, इट इज +11, देयर वर 11 प्रोटॉन्स एंड देयर वर 11 इलेक्ट्रॉन्स. बट जब आप Na पॉजिटिव की बात कर रहे हैं तो इट इज +11 एंड हियर वी हैव गॉट 10 इलेक्ट्रॉन्स. जब आप यूनी पॉजिटिव आयन की बात कर रहे हैं, आयन की बात कर रहे हैं, तो वहां पे न्यूक्लियर चार्ज पहले से ही बढ़ा हुआ है. देयर इज इंक्रीज्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज +11 फॉर
11 इलेक्ट्रॉन्स, हियर इट इज 11 फॉर 10 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आप पहले ही निकाल चुके हैं. सो इट इज बीइंग अट्रैक्टेड विद मोर फोर्स. ज्यादा फोर्स चाहिए, ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी, हमेशा ज्यादा होगी. जब कभी चेंज ऑफ शेल होगा तो बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी, बिकॉज वहां पे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी. स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द फैक्टर हियर. स्क्रीनिंग इफेक्ट आल्सो कम्स इनटू प्ले. जरा कैल्शियम की सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पीज अब देखें. जब पहली आयोनाइजेशन एंथैल्पी देखना तो 590, सेकंड में एकदम से बढ़ गई 1100 हो गई, बट थर्ड में इट इज 4912, दैट इज ऑलमोस्ट 5000. ये 1000 के आसपास है, ये 5000 हो गई थर्ड पे. क्यों? बिकॉज हियर द पी ऑर्बिटल इज कंप्लीटली फिल्ड. यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना इट इज डिफिकल्ट. यू सी दिस ग्राफ हियर, ये ए स्टेटस है, ए थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो यहां पे ज्यादा है. अब उसके बाद 11th पे आ जाइए. ये 20,000 है और ये 57,000 है. 20,000 से 57,000, ऑलमोस्ट ट्रिपल. रीजन इज अगेन हियर, जैसे मैंने कहा था कि जब भी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी तो देयर इज अ सडन इंक्रीज, क्योंकि यहां पे अब शेल चेंज होगा, सडन इंक्रीज होगी. यू सी हियर, ये वैल्यू है 10th आयोनाइजेशन एंथैल्पी का, इट इज द 11th, देयर इज अ शार्प इंक्रीज. यू सी हियर ऑन द 19th आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जब आप 19वां इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो ये देखिए आप, ये 18th था और ये 19वें में कितना इंक्रीज है. देयर इज अ शार्प इंक्रीज. सो यहां पर शार्प इंक्रीज थी थर्ड पे 11th पे, बिकॉज ऑफ शेल चेंजेस हियर. जरा एक प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्यूमिनियम, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम, किसकी ज्यादा होगी? एल्यूमिनियम में जब थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी देखेंगे तो हियर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2p63s1, ये इलेक्ट्रॉन निकालना है. मैग्नीशियम में आपको इलेक्ट्रॉन यहां से निकालना है फ्रॉम 2px 2p6. ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सो मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड हियर. प्रोटॉन्स, आई डू एग्री कि हियर द प्रोटॉन्स आर 13, हियर द प्रोटॉन्स आर 12. न्यूक्लियर चार्ज तो यहां पे बड़ा है, पर स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी तो देखें. हियर इट इज 1 इलेक्ट्रॉन नेस में, निकालना आसान है, कम एनर्जी चाहिए, यहां पे ज्यादा है. सो द आंसर इज थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम विल बी हायर देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम. सी अनदर केस, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम एंड सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम. ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है सोडियम की, ये सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी है मैग्नीशियम की. See the factor, same electronic configuration is same, 1s2 2s2 2p6 3s1, 1s2 2s2 2p6 3s1. इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है जी? 11. इसके पास भी कितने हैं? 11 इलेक्ट्रॉन्स है. there are 11 electrons in both cases. Electronic configuration is same. अब फैक्टर क्या है? न्यूक्लियर चार्ज. हियर इट इज +11, हियर इट इज +12. जब न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, एटॉमिक नंबर मैग्नीशियम का 12 है, तो न्यूक्लियर चार्ज 12 होगा. सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, न्यूक्लियर चार्ज 11 होगा. जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ी, सो इट विल हैव अ हायर वैल्यू. मैग्नीशियम विल हैव हायर वैल्यू. सो दिस वे वी कैन डू इट. आई होप आपको आयोनाइजेशन एंथैल्पी पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा. आप लगातार ये वीडियो देखता रहे और पूरा अंत तक जब आप वीडियो देखेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, और ये कंसेप्ट आगे बहुत ज्यादा यूज होंगे केमिस्ट्री में. थैंक यू वेरी मच.